जदीद, सस्ती और बेहतरीन सफरी सहूलियात, एयर कंडीशन से आरास्ता माहौल दोस्त बसें, मुफ्त इंटरनेट, खातन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब, किराया सिर्फ 20 रुपये। तलबा, खातन, बुजुर्ग और स्पेशल अफराद को सफ़र की सहूलत मुफ्त दी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जंग के बासियों को जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट फराहम करने का वादा पूरा कर दिया। इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप जंग पहुंच गई। पहले मरहले में जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें 3 रूट्स पर फराटे भरेंगी। जदीद, सस्ती और बेहतरीन सफरी सहूलियात, एयर कंडीशन से आरास्ता माहौल दोस्त बसें, मुफ्त इंटरनेट, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब, किराया सिर्फ 20 रुपये। तलबा, खवातीन, बुजुर्ग और स्पेशल अफराद को सफर की सहूलत मुफ्त। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जंग के बासियों को जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट फराहम करने का वादा पूरा कर दिया है। इसी पर बात करते हैं रमजान मिर्जा से। बसों की पहली खेप जो है वो पहुंच चुकी है। अली आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं। हम इस वक्त चिनाब कॉलेज के अंदर मौजूद हैं और आप ये वो जदीद बसें जिनका जंग के बासियों ने शायद ख्वाब ही देखा होगा, वो इस वक्त पहुंच चुकी हैं। ये इलेक्ट्रिक बसें हैं और अली से मैं गुजारिश करूंगा, चीफ मिनिस्टर ग्रीन इनिशिएटिव, और इसका मतलब यह है कि ये वो इनिशिएटिव है जो कि जंग समेत पूरे डिवीजन की एक डिमांड थी कि ऐसी बसें हों जो माहौल दोस्त भी हों और इसके साथ साथ जिसके जरिए आरामदा सस्ता सफर जो है वो यकीनी बनाया जा सके। मैं अली से गुजारिश करूंगा वो दूसरी तरफ भी आएँ और दिखाएं। एक लंबी कतार है इन बसों की, 10 बसों की ये खेप है। मजबूरी तौर पर ये 25 बसें जो हैं वो आएंगी और हम तवक्को कर रहे हैं कि आने वाले एक हफ्ते के दौरान ये बसें जो हैं, ये 25 की 25 बसें झंग पहुंच जाएंगी और जिसके बाद ये झंग की सड़कों के ऊपर हमें दौड़ती हुई दिखाई देंगी। 3 रूट्स जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं इन बसों के लिए और मैं सबसे पहले अली से कहूँगा कि हम इसको दिखा भी सकते हैं कि ये मुतलका कंपनीज की तरफ से जो डिटेल्स है वो हैं। योतून की ये आरामदेह बसें हैं जो कि इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली के ऊपर चलेंगी और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इकोनॉमिक हैं। आप 20 रुपए में झंग के सफर को से जो है वो लुत्फानंदोज हो सकेंगे। झंग की वो सड़कें जहां पर हिचकोले खाने पड़ते हैं रिक्शों के ऊपर, वहां पर ये सस्ता सफर जो है वो आपको करने को मिल सकता है और मजबूरी तौर पर 3 रूट्स जो हैं वो इसके लिए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं और इन रूट्स में हम देख रहे हैं कि जनरल बस स्टैंड से लेकर जो मुतअद्दिद मुख्तलिफ इलाके हैं वहां तक सफर जो है वो आसान हो सकेगा। अच्छा ये बताएं, ये बसों की सर्विस जो है वो झंग वालों को मिलने जा रही है, किस कदर जो है वो सहूलत नजर आ रही है इस हवाले से? क्योंकि चिनाब कॉलेज की तरफ आना, यूनिवर्सिटी आना, अलियाबाद जाना, गोजरा रोड की तरफ जाना एक मुश्किल से कम नहीं था। नो डाउट ये जिस तरह सर कह रहे हैं, सो मच डिफ़िकल्ट था ट्रैवल करना। स्पेशली ये जो चिन्यूट रोड है, यहाँ हमारे बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और पेरेंट्स को स्पेशली सफ़र करना पड़ता था। और भी जो रूट्स हैं, गोजरा वाला जो रोड है उसका जो है वे है, सेम ही बखा रोड हो गया। तो ये जो वे हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे और इस चीज़ की अशद ज़रूरत थी और माशाल्लाह ये जो बसेस हैं ये इलेक्ट्रिक हैं और इन्वायरमेंटली तौर पे ये हमारे सपोर्टिव हैं। बिल्कुल ऐसा ही माहौल दोस्त हैं। जैसा कि कहा भी जाता है कि 42% तक जो एयर पोल्यूशन होती है वो इन्हीं ट्रांसपोर्ट्स की वजह से होती है। तो अगर ये एलिमिनेट करते हैं किसी ना किसी तौर जो लो क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां हैं तो उससे बड़ा फायदा होने वाला है। 20 रुपए में सफर कर सकेंगे। रूट्स कौन से हैं? जनरल बस स्टैंड से आप जो है वो अयूब चौक है उस तरफ तक पहुंचेंगे, अयूब चौक से फैसलाबाद पहुंचेंगे, फैसलाबाद से फैसलाबाद रोड पर और फैसलाबाद रोड से चनियोट मोड़ और चनियोट मोड़ से आप सबसे पहले चिनाब कॉलेज तक सफर कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ जंग पहुंच सकते हैं, आप टेवटा जो इंस्टीट्यूट है वहां तक जा सकते हैं। अगर आपने जो सीवास कैंपस है वहां तक भी जाना है तो इसके लिए भी आपको सिर्फ 20 रुपए अदा करना पड़ेंगे और वापसी भी जाने के लिए भी आपको सिर्फ 20 रुपए अदा करना पड़ेंगे। दूसरा रूट जो मुख्तस किया गया है कि आप जनरल बस स्टैंड से निकलेंगे,
के अयूब चौक पहुंचेंगे और उसके बाद आप जेल रोड से होते हुए नवाज चौक और नवाज चौक से रेलवे फाटक और गोजा रोड की तरफ जो है वो सफर कर लेंगे। तो दूसरा सफर जो है ये भी आपके लिए 20 रुपए में बड़ी आसानी से मुमकिन हो सकेगा। तीसरा रूट जो है वो मुख्तस किया गया है कि आप जनरल बस स्टैंड से निकलेंगे और अयूब चौक पहुंचेंगे, अयूब चौक से भक्कर रोड पहुंचेंगे, भक्कर रोड से अलियाबाद पहुंचेंगे और मुमकिन तौर पर इस रूट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। 9 किलोमीटर से लेकर 17 किलोमीटर तक के ये 3 बड़े रूट हैं जिनके ऊपर जो मजदूर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको खातिर फायदा होने वाला है। 25 बसेस की खेप जब ये मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद जो मुमकिन तौर पर वज़ीर पंजाब इसका झंग के अंदर आके इफ्तिताह कर सकती हैं। इसके जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो जनरल बस स्टैंड के अंदर जो है वो उनकी इंस्टॉलेशन का काम जल्द शुरू हो जाएगा और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाला हफ्ता जो है वो इन बसेस के हवाले से अहम होगा और इन बसेस के ऊपर सफर करने का आगाज जो है वो 1 से 1.5-2 हफ्ते के दौरान हो जाएगा और झंग के वासियों को जो हिचकोले खाने पड़ते थे, जो धक्के खाने पड़ते थे रिक्शों के ऊपर, जो लो क्वालिटी ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर, और खसूसन जो झंग की बेटियां हैं जिनको सफर करने के लिए जो है वो या स्कूटी या बाइकी सीखनी पड़ती थी और हजारों रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगाने पड़ते थे, तो अब वो बासानी इन बसेस के जरिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज और यहां तक के बाजार तक कभी रुख कर सकती हैं। जी, पहले मरहले में जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें 3 रूट्स पर फराटे भरेंगी। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, सैलाब ने ट्रेन के रास्तों की बदील कर दी। फैसलाबाद में 3 अहम ट्रेनें 28वें रोज भी बंद। पाकिस्तान रहमान बाबा और कराक्रम एक्सप्रेस का रूट बहाल न हो सका। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को 3 करोड़ से जायद का नुकसान। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि सैलाब ने ट्रेन के रास्तों की बंदिश तवील कर दी। फैसलाबाद में 3 अहम ट्रेनें 28वें रोज भी बंद। पाकिस्तान रहमान बाबा और कराक्रम एक्सप्रेस का रूट बहाल न हो सका। तफसीलात जानते हैं वैसली से। जी वैस बताइएगा। सैलाब के पेश नज़र फैसलाबाद से दीगर शहरों को ट्रेनों का रूट ताहाल बुरे अंदाज से मुतासर है। आज 27 रोज हो चुके हैं। फैसलाबाद से रावलपिंडी, कराची और पेशावर जाने वाली ट्रेनें बहाल नहीं हो सकी हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस और कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो 27 रोज से बंद है। ट्रेनों की बंदिश की वजह से फैसलाबाद से दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिर रेलवे की बजाय दीगर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर है। पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन को ट्रेनों का रूट मुतासर होने की वजह से 3 करोड़ रुपए से जायद के खसारे का सामना है। मिल्लत एक्सप्रेस 16 रोज बंद रही और उसके बाद आज जो है वो 27 रोज हो चुके हैं। 3 ट्रेनों को बंद हुए और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का जो खसारा है वो आए रोज बढ़ रहा है। दूसरी जानब मुसाफिर ये मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल किया जाए ताकि फैसलाबाद से दीगर शहरों को मुसाफिर सफर कर सकें, मगर महकमा रेलवे की सुस्ती जो है वो बरकरार है और ताहाल ट्रैक बहाल नहीं हो सका और फैसलाबाद से रूट बहाल नहीं हो सका। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं तो मुताबिक हैं मौजूदा वजारत रेलवे से, उनसे जानते हैं इस बारे से उनका क्या कहना है। अच्छा, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर आए थे रावलपिंडी के लिए, कोई ट्रेन नहीं जा रही, किन मुश्किलात का सामना? जी बिल्कुल, ट्रेनें जो है वो ना चलने की वजह से हमें बड़ा परेशानी का सामना है। जो दूर दराज से आए हुए हैं हम लोग बसों में या इन गाड़ियों में सफ़र नहीं कर सकते, तो इसके लिए ज़रूरी है ट्रेनें। हमारी रिक्वेस्ट यही है, दरख्वास्त है इंतजामिया से कि ट्रेनों को जल्द बहाल किया जाए ताकि जिन लोगों ने कराची जाना है, जैसे कि हमने रावलपिंडी जाना है, तो ट्रेनों में आसानी के साथ। जी बिल्कुल, ट्रेनों को जो है वो जल्द बहाल किया जाए ताकि मुसाफिर जो हैं वो सफ़र कर सके। और इसके साथ साथ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो है वो मुसाफिरों की तादाद भी इंतहाई कम है। बहुत से मुसाफिर दीगर शहरों को सफ़र के लिए आ रहे हैं, मगर अमला की जानब से बताया जाता है कि सैलाब के पेश नज़र ताहाल जो हैं वो ट्रेनें बहाल नहीं हो सकी। दूसरी जानब महकमा रेलवे का ये मौक़िफ़ है कि रेलवे ट्रैक की बहाली का जो काम है वो जारी है और आने वाले चंद दिनों में ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और फैसलाबाद से रावलपिंडी, पेशावर, कराची समेत दीगर शहरों को जो है वो ट्रेनें अपने मामूल के मुताबिक जा सकेंगी। जी, आने वाले चंद दिनों में ट्रेन के ट्रैक की बहाली मुकम्मल कर ली जाएगी। वैसली हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़े एक्शन के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का फुकदान, मरीज परेशान। मरीजों की बढ़ती मुश्किलात की वजह सिटी 41 सामने ले आया। 5 साल के दौरान आबादी और मरीजों में इजाफे के बावजूद बजट में इजाफा न हो सका। ज़राए के मुताबिक कई सालों से DHQ अस्पताल का बजट 10 करोड़ रुपए पर बरकरार है। आपको बता दें, मरीजों की बढ़ती मुश्किलात की वजह सिटी 41 सामने ले आया है। 5 साल के दौरान आबादी और मरीजों में इजाफे के बावजूद बजट में इजाफा न हो सका। ज़राए के मुताबिक
कई सालों से DHQ अस्पताल का बजट 10 करोड़ रुपए पर बरकरार है। टोबा टेक्सिंग के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का फुकदार, मरीज परेशान हैं। मरीजों की बढ़ती मुश्किलात की वजह CT41 सामने ले आया है। 5 में इजाफे के बावजूद बजट में इजाफा ना हो सका। ज़राए के मुताबिक कई साल से DHQ अस्पताल का बजट 10 करोड़ रुपए पर बरकरार है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि टोबा टेक्सिंग के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का फुकदान, मरीज परेशान, मरीजों की बढ़ती मुश्किलात की वजह CT41 सामने ले आया। 5 साल के दौरान आबादी और मरीजों में इजाफे के बावजूद बजट में इजाफा न हो सका। ज़राए के मुताबिक कई सालों से DHQ अस्पताल का बजट 10 करोड़ रुपए पर बरकरार है। मरीजों की बढ़ती मुश्किलात की वजह CT41 सामने ले आया। 5 साल के दौरान आबादी और मरीजों में इजाफे के बावजूद बजट में इजाफा न हो सका। ज़राए के मुताबिक कई सालों से DHQ अस्पताल का बजट 10 करोड़ रुपए पर बरकरार है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलेंगे। टोबा टेक्सिंग के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का फुकदान, मरीज परेशान, मरीजों की बढ़ती मुश्किलात की वजह CT41 सामने ले आया। 5 साल के दौरान आबादी और मरीजों में इजाफे के बावजूद बजट में इजाफा ना हो सका। ज़राए के मुताबिक कई सालों से DHQ अस्पताल का बजट 10 करोड़ रुपए पर बरकरार है। इसी पर बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। टोबा टेक्सिंग के तमाम तर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का शदीद फुकदान है और आए रोज मरीज और उनके लवाहिकीन मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं, शिकायत करते नजर आते हैं कि उनको अद्वियात नहीं मिलती है। टोबा टेक्सिंग में सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल की बात कर ली जाए तो इसका बजट जो है वो 5 साल से बढ़ ही नहीं सका। 2020 में जो बजट था वही बजट आज ही है और यहाँ पर जो रोजाना आने वाले मरीज हैं उनकी तादाद तकरीबन 3000 बताई जाती है और माहाना 70,000 से ज्यादा मरीजों को इलाज मुआवजा DHQ अस्पताल में फराहम किया जाता है। 2020 में भी इसका बजट 10 करोड़ रुपए था और अभी 2025 में भी इसका बजट जो है वो 10 करोड़ है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि मरीजों को अद्वियात नहीं मिलती हैं। बिलाशुबा मरीज मुश्किलात में शिकार गिरने आते हैं। वो एमरजेंसी की सूरत में आए तब भी उनको सिरिंज, ब्लेड और सर्जिकल गाज तक बाहर से खरीदना पड़ता है। इस तमाम सूरत हाल पर मरीज परेशान थे। 3041 ने खोज लगाई तो वजह सामने ये आई है कि इनके पास बजट ही इंतहाई कम है। इतने बड़े बजट में माहाना 70,000 मरीजों को इलाज मुआवजा फराहम करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इसमें दीगर अखराजात भी शामिल होते हैं। बिजली के बिल शामिल है, यूटिलिटी बिल शामिल है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मरीजों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मरीजों ने 3041 के तवज्जो से पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनको अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाया जाए और वो तभी मुमकिन हो पाएगा कि अगर DHQ अस्पताल के पास बजट मौजूद होगा। पंचायत ऑर्डर की मद में भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अस्पताल इंतजामिया को। ताहम अस्पताल ज़राए ये कहते हैं कि 5 साल से DHQ बड़ा अस्पताल है, इसका बजट ही नहीं बढ़ सका, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी मुबशर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी इशू पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये बताइएगा कि टोबा के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का फुकदान है, हुकूमत जो है वो इस हवाले से क्या इकदाम उठा रही है? बजट के इशू है कि ये बजट जो है वो कई सालों से वही स्टैगनेंट है, जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ। मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, तो ये एक वजह है। दूसरी वजह ये है कि पहले सेफ कार्ड जो है वो उसमें से कुछ पैसे हॉस्पिटल्स को अवेलेबल हो जाते थे तो वो वहाँ से अद्वियात परचेज कर देते थे। तो अब चूँकि वज़ीर आला ने कई और इनिशिएटिव दिए हैं जो डायरेक्टली मेडिसिन की है पहुँच व्यापी है लोगों को घरों तक पहुँचाने की, तो उसमें वो जो सेहत कार्ड वाला आंसर था वो बंद हो गया। उस वजह से भी डेफिसिट जो आया है हॉस्पिटल्स को। तो ये वजूहत हैं कि वहाँ अद्वियात, फिर इनका प्रोक्योरमेंट का एक बहुत पुराना तरीका है कि जो मेडिसिन परचेज की जाती हैं तो वो मौजूद होने के बावजूद भी डॉक्टर्स जो हैं वो सर्टिफाइड नहीं होते वो मेडिसिन लिख के देने के लिए। तो उस वजह से भी वो जो मेडिसिन वो चाहते हैं तो वो नहीं लिखी जा सकती, दी जा सकती। तो इस वजह से ये होता है सारा मसला। तो ये कुछ इशू हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं।
जी सर, टोबा टेक्सिंग के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का फुकदार, मरीज परेशान। मरीजों की बढ़ती मुश्किलात की वजह सिटी 41 सामने ले आया। 5 साल के दौरान आबादी और मरीजों में इजाफे के बावजूद बजट में इजाफा ना हो सका। जरा के मुताबिक कई सालों से DHQ अस्पताल का बजट 10 करोड़ रुपए पर बरकरार है। मेंबर सूबाई असेंबली अमजद अली जावेद का आप सबने मौक़िफ़ सुना। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुबशर हसन नकवी नुमाइंदा सिटी 41 भी मौजूद थे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को टिकटॉक के इस्तेमाल से रोक दिया। तमाम सरकारी मुलाजमीन सोशल मीडिया पर बयानात अपलोड नहीं कर सकते। मीडिया पर खबरें भी शेयर नहीं की जा सकेंगी। हुकूमत ने मरासला तमाम सरकारी मुलाजमीन को जारी कर दिया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को टिकटॉक के इस्तेमाल से रोक दिया है। तमाम सरकारी मुलाजमीन सोशल मीडिया पर बयानात अपलोड नहीं कर सकते। मीडिया पर खबरें भी शेयर नहीं की जा सकेंगी। हुकूमत ने मरासला तमाम सरकारी मुलाजमीन को जारी कर दिया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि हुकूमत पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन को टिकटॉक के इस्तेमाल से रोक दिया है। तमाम सरकारी मुलाजमीन सोशल मीडिया पर बयानात अपलोड नहीं कर सकते। मीडिया पर खबरें भी शेयर नहीं की जा सकेंगी। हुकूमत ने मुरासला तमाम सरकारी मुलाजमीन को जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने मुरासला तमाम सरकारी मुलाजमीन को जारी कर दिया। मीडिया पर खबरें भी शेयर नहीं की जा सकेंगी। सरकारी मुलाजमीन सोशल मीडिया पर बयानात अपलोड नहीं कर सकते। मुरासले के मुताबिक ऐसा बताया गया। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को टिकटॉक के इस्तेमाल से रोक दिया है। सरकारी मुलाजमीन सोशल मीडिया पर बयानात अपलोड नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ मीडिया पर खबरें भी शेयर नहीं की जा सकेंगी। मुरासले के मुताबिक ऐसा बताया गया। पंजाब हुकूमत ने मुरासला तमाम सरकारी मुलाजमीन को जारी कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हुकूमत का सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम 2 साल तक जारी रखने का फैसला। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम 2 साल तक शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। हदफ हासिल न होने पर वैक्सीनेशन मुहिम की मुद्दत में तोसी का फैसला। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम 2 साल तक जारी रखने का फैसला। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम 2 साल तक शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। हदफ हासिल न होने पर वैक्सीनेशन मुहिम की मुद्दत में तोसी का फैसला किया गया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले कि हुकूमत का सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम 2 साल तक जारी रखने का फैसला। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम 2 साल तक शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। हदफ हासिल न होने पर वैक्सीनेशन मुहिम की मुद्दत में तोसी का फैसला किया गया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम 2 साल तक शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। बाबर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। इंसदाद सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम थी जो वफाकी हुकूमत ने आलमी इदारों के ताउन से शुरू की थी। 15 सितंबर को ये मुहिम शुरू की गई थी। पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में और सिंध में, लेकिन आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल तौर पर यह मुहिम नाकाम रही। पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है वो वालिदैन ने इनकार कर दिया इस मुहिम को चलाने से। इस्लामाबाद में महज 37% जो वालिदैन हैं उन्होंने हामी भरी, जबकि पंजाब और सिंध में भी बड़े पैमाने पर इस मुहिम को चलाने में नाकामी सामना रहा। वजीर सेहत मैदान में आए और उन्होंने सैयद मुस्तफा कमाल ने कराची में अपनी साहबजादी की वैक्सीनेशन करवाकर मीडिया के सामने लोगों के शुबहात दूर करने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने मकामी सतह पर अपनी बच्चियों को करवाकर जो है वो वैक्सीनेशन लोगों के शुबहात दूर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रोपेगेंडा जीत गया और लोग जो हैं उन्होंने मुहिम में दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि इस मुहिम को 2 फेजेज में रवां बरस जो है जारी रखा जाएगा और अगले साल भी जारी रखा जाएगा और मजमूई तौर पर 2 साल तक ये मुहिम जो है इंसदाद सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम ये जारी रहेगी। आप ये बता दूं कि ये मुहिम का भी पहला मरहला है। पहली दफ़ा ये पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर मुहिम शुरू की गई है। 148 ममालिक जो दुनिया के हैं बशमूल इस्लामी ममालिक, उनमें ये मुहिम पहले ही मुकम्मल की जा चुकी है, कामयाबी से मुकम्मल की गई है। लेकिन पाकिस्तान में ये पहली मरतबा 15 सितंबर को गुज़श्ता माह जो है ये शुरू की गई थी। पहले मरहले में सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों की वैक्सीनेशन का फैसला हुआ था। दूसरे मरहले में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का नंबर आना था। जी, लोगों के शक व शुबहात भी दूर करने की कोशिश की गई है। बाबर शहजाद अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया बाबर आपका।
خبردار ہوشیار، ڈینگی کے بعد اب ملیریا بھی سر اٹھانے کو تیار۔ سی او ہیلتھ فیصل آباد نے خطرے کی گھنٹی بجاتی الرٹ جاری، کہا کہ رواں سال ضلع میں ملیریا کے 11 مثبت کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملیریا کے مریضوں کی رپورٹنگ سرویلنس پر وقت کی جائے۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سی او ہیلتھ فیصل آباد نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کہا کیا کہ رواں سال ضلع میں ملیریا کے 11 مثبت کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملیریا کے مریضوں کی رپورٹنگ سرویلنس بر وقت کی جائے۔ اسی پر بات کرتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار، بتائیے گا۔ جی بالکل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ کی جانب سے ڈی جی ہیلتھ کے احکامات کے بعد ماتحت تمام ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران اور اس کے ساتھ ٹاؤن انچارجز اور ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو ملیریا الرٹ سے متعلق جو لیٹر ہے، جو مراسلہ ہے، اسے جاری کیا ہے اور اس کے اوپر احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، تاکہ ایڈوائزری کے حوالے سے جو کہ ڈیجیٹل پنجاب نے جاری کی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور ملیریا کے کیسز جو ہیں وہ ان کی روک تھام کو ممکن بنایا جا سکے۔ اور دوسری جانب اس وقت اگر رواں سال سے بات کی جائے تو محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کے مطابق رواں سال میں اب تک 11 ملیریا کے کنفرم مریض جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، جنہیں علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیس رسپانس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بروقت کی گئی ہے تاکہ ملیریا کے پھیلاؤ کو جو ہے روکا جا سکے۔ تاہم محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ رواں سال سے بات کی جائے تو ابھی تک کسی بھی علاقے سے جو ہے ملیریا کی آؤٹ بریک نہیں ہوئی۔ تاہم اگر کہیں پہ بھی ہوتی ہے تو اس سے متعلق کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ ڈیش بورڈ پہ ملیریا کے کیسز کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے، مشتبہ پیشنٹ جتنے آ رہے ہیں یا جتنے کنفرم پیشنٹ آ رہے ہیں تو انہیں علاج معالجے کی سہولیات کے ساتھ ان کی رپورٹنگ کا بھی نظام جو ہے برقرار رکھا ہوا ہے۔ اس سے متعلق رپورٹ جو ہے وہ ریجنل پنجاب کو بھجوائی جا رہی ہے۔ جی، سدھار سیکٹر کے مزدوروں اور فیکٹری مالکان کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ کمیٹی نے تاحال کوئی بات نہیں کی، جبکہ مالکان کہتے ہیں کہ مزدور کا حق دیتے ہیں اور ڈویژن میں سب سے زیادہ دے رہے ہیں۔ وہ ہر حق دینے کو تیار، لیکن بلیک میلنگ اور بھتہ خوری نہیں چلنی چاہیے۔ یونینز مزدوروں کو مت اکسائیں۔ تفصیلات جانتے ہیں بلال ڈھوکر سے۔ جی بلال۔ سدھار میں ہونے والا احتجاج اور پاور لوم مالکان اب میدان کے اندر ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ بلا شبہ وہاں کمیٹی بن کی مذاکرات ہوں گے، لیکن ہم پہلے ہی ہائی پے کر رہے ہیں مزدوروں کو، اس لیے چیزوں کو اثر نو گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ دیکھا جائے۔ رانا شاہ صاحب موجود ہیں سدھار سیکٹر سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب، مسئلہ اب کس جگہ پہ ہے؟ احتجاج ختم ہو گیا، فیکٹریاں چل گئی، کیا ابھی بھی معاملات تشویشناک ہیں جو حل ہو چکے ہیں؟ نہیں سر، حالات تو ابھی فیکٹریاں چل رہی ہیں، فیکٹریاں آلریڈی پہلے بھی چل رہی تھی، فیکٹریاں 4000 لوم چل رہی تھی۔ ہم نے ڈی سی صاحب کو بتایا، پروف دیا کہ جا کے چیک کر لیں، فیکٹریاں مکمل چل پئی ہیں۔ باقی ہم اپنے ورکر کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت پیش آئے گی، اگر ان کو کوئی مناسب حل نکلا تو ہم نکال لیں گے ضرور۔ ٹھیک ہو گیا۔ وحید خالد نامہ صاحب، آپ کے کہتے ہیں ایگزیکٹو میں چیمبر ہیں، چیمبر ایک بیچ بچاؤ کی کوشش بھی ہمیشہ کرتا ہے، آپ کے سمجھتے سیکٹری لیبر کے سامنے بھی یہ مسائل اٹھائے گئے تھے؟ جی، ہم نے ہر ایک جگہ کے اوپر یہ مسائل کو اٹھایا ہے اور بنیادی مقصد جو ہے کہ انڈسٹریل پیس کو برقرار رکھا جائے۔ اور چونکہ یہ دھاندرا صدار یہ سارا یہ کونسل آف لوم اونرز ایسوسیشن کے ہمارے یہ ذیلی ممبرز بھی ہیں، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری چلے، ہمارا مزدور خوشحال ہو۔ بہت شکریہ وحید خالد نامہ صاحب۔ رانا شاہ صاحب موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے مزدور کو ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی کسی سطح کے اوپر مالکان کو بلیک میل نہ کیا جائے، ہراسگی نہ ہو، تاکہ معاملات صحیح چلیں۔ کوئی کسی تنظیم کے نام کے اوپر مزدوروں کی حق تلفی نہ کرے، جو کہ مالکان نہیں چاہتے، لیکن وہاں ایک ماحول یہ پیدا کیا گیا کہ شاید سارا سیکٹر بند ہے، جبکہ ہم نے ڈپٹی کمشنر کو ثبوت دیے کہ سیکٹر چل رہا ہے، بند کروانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی تھی۔ جی بہت شکریہ بلال آپ کا۔ انکم ٹیکس گوشواروں کی ڈیڈ لائن میں اضافہ، خوشائن کرا ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے فیصلہ بروقت قرار دیا۔ سابق جنرل سیکرٹری فیصل آباد ٹیکس بار عمران منیر کہتے ہیں کہ رواں مالی سال گوشواروں کے حوالے سے بدترین رہا، ڈیڈ لائن میں کم از کم 2 مہینے کا مزید اضافہ کیا جائے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عصمت سے۔ جی، فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن اور ٹیکس ماہرین کی جانب سے انکم ٹیکس گوشواروں میں جو ڈیڈ لائن میں اضافہ کیا گیا ہے اس کو خوشائند قرار دیا جا رہا ہے، تاہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو ایکسٹینشن ہے وہ کم از کم اکتوبر کے پورے مہینے کے لیے ملنی چاہیے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ فیصل آباد ٹیکس بار کے سابق جنرل سیکرٹری عمران منیر موجود ہیں۔ عمران صاحب، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ایف بی آر ٹیکس گزاروں کا یہ بڑا مطالبہ تھا کہ گوشواروں کی ڈیڈ لائن بڑھائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ڈیٹ ایکسٹینشن کا مسئلہ اس دفعہ یہ سال ایسا تھا کہ ایف بی آر کا سسٹم اتنا بری طرح چوک ہوا رہا ہے، پورا اگست کا مہینہ اور سپٹمبر کا مہینہ، پھر ان کی سمجھ یہ نہیں آتی کہ ان کو آخری ہفتے میں یاد آ گیا کہ ہم نے ایک کالم اور ایڈ کرنا ہے،
وہ 4 دن کے بعد ختم کر دیا گیا. یعنی ان 4 دنوں کے ریٹرنز کا کیا ہوگا؟ تو اس قسم کے اتنے زیادہ مسائل تھے کہ ڈیٹ تو اس دفعہ میرے خیال ہے ان کو دسمبر تک بڑھا دینی چاہیے تاکہ لوگ آرام سے اپنی کیلکولیشن کر کے ریٹرن فائل کر لیں. ٹھیک ہے، بالکل. عمران منیر کہتے ہیں کہ FBR کو ایک تو ریٹرن کے اندر جو ڈیڈ لائن ہے اس میں مزید اضافہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو بار بار ریٹرن کے اندر تبدیلیاں کی جاتی رہی ہیں ماضی میں، اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے تاکہ سسٹم سموتھلی چل سکے اور ٹیکس گزار اپنے گوشوارے جمع کروا سکے. جی بہت شکریہ عمیر آپ کا. خبر دیں آپ کو، اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں ساؤتھ افریقہ سیریز کی میزبانی کے لیے تیاریاں شروع. گراؤنڈ پر خصوصی کام کیا جانے لگا. میچز کے لیے پچز کے 9 ٹریک بنائے جائیں گے. مزید کیا تیاریاں ہوں گی جانتے ہیں ارسلان درانے سے. جی ارسلان. فیصل آباد کا اقبال اسٹیڈیم 17 سال بعد انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کرنے جا رہا ہے. ساؤتھ افریقہ ٹور پاکستان کے 3 ODI میچز پر مشتمل سیریز کے جو میچز ہیں وہ یہاں پر فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں ہوں گے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اقبال اسٹیڈیم میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور گراؤنڈ کو بہتر کیا جا رہا ہے. نہری پانی جو ہے وہ گراؤنڈ کو لگایا جا رہا ہے تاکہ گھاس کی نشو و نما ہے وہ بہتر انداز میں اور بہتر طریقے سے ہو سکے. اس سے پہلے گھاس کو کھاد لگائی گئی تھی مختلف مراحل میں، اور اب پانی لگایا جا رہا ہے، جبکہ اس کے بعد جو 9 ٹریکس ہیں وہ بنائے جائیں گے پچز کے، جو کہ ان میچز کے لیے استعمال ہوں گے. وائٹننگ کا کام کیا جائے گا، جہاں بھی وائٹ پارٹس ہیں اقبال اسٹیڈیم کو ان کو پینٹ کیا جائے گا، جبکہ ڈریسنگ رومز کو بھی پینٹ کیا جائے گا. جو یہاں پر سٹینڈز ہیں ان کو بھی پینٹ کیا جائے گا. تو یہ مرحلہ وار رینوویشن جو ہے وہ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد کی جاری ہے، اور اس کو دلہن کی طرح سجائے جانے کا امکان ہے تاکہ انٹرنیشنل میچز کی جو میزبانی ہو تو پوری دنیا میں یہ پیغام جائے کہ فیصل آباد کے جو کرکٹ شائقین ہیں وہ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں اور مزید انٹرنیشنل میچز بھی یہاں پر ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے قبل جب 2024 میں یہاں پر چیمپئنز ون ڈے کپ ہوا تو ہم نے اتنا کراؤڈ دیکھا کہ اسٹیڈیم کے اندر اور اسٹیڈیم کے باہر کراؤڈ ہی کراؤڈ تھا. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کی جانب سے آسان اقدام اٹھایا گیا. فیصل آباد کو پہلے بنگلہ دیش سیریز کے 2 T20 میچز دیے گئے جو کہ شیڈیول بھی ہوئے، لیکن پاک بھارت کی کشیدگی کے باعث وہ میچز لاہور منتقل ہوئے. لیکن ایک مرتبہ پھر یہ آسان اقدام دوبارہ دہرایا گیا اور پھر فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم کو 3 ODI میچز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، جن کی تیاری کے لیے فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں بھرپور جو تیاریاں وہ کی جا رہی ہیں. اور میزبانی کرنی ہے تو بہتر انداز میں کرنی ہے. گراؤنڈ کو بہتر کیا جا رہا ہے اور پچز پر بھی کام جلد شروع ہو جائے گا. رینوویشن بھی کی جائے گی، جبکہ یہاں پر جو آلریڈی رینوویشن ہو گئی وہ آپ کو بتاؤں تو ان میں براڈ کاسٹنگ کا ایریا ہے، جبکہ میچ ریفریز اور میچ آفیشلز کے لیے الگ سے کیبن جو وہ بھی بنا دیے گئے ہیں. ڈریسنگ رومز کے اندر کی کہانی آئندہ آپ کو ضرور دکھائیں گے کہ وہاں پر کیا رینوویشن کی جائے گی. پینٹ کا کام جو ہے وہ ڈریسنگ روم پر بھی کیا جانا ہے. اور اسی کے تناظر میں فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے اور تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. جی ارسلان درانی میں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. نیوز میں سابقہ ادوار کے دوران DEO سیکنڈری رائے ارشاد اور ڈاکٹر خادم حسین نے دفتری استعمال کی چیزوں میں لاکھوں کی مبینہ خرد برد کی. آڈٹ رپورٹ کے بعد انکوائری میں بھی خرد برد ثابت ہو چکی ہے. انکوائری آفیسر ریٹائرڈ دونوں DEOs سیکنڈری کو انڈر پینشن رولز ڈسپلنری پروسیڈنگز اور پینشن سے پیسوں کی کٹوتی کرنے بارے محکمے کو لکھ دیا گیا ہے. شنیوٹ میں سابقہ ادوار کے دوران DEO سیکنڈری رائے ارشاد اور ڈاکٹر خادم حسین نے دفتری استعمال کی چیزوں میں لاکھوں کی مبینہ خرد برد کی. آڈٹ رپورٹ کے بعد انکوائری میں بھی خرد برد ثابت ہو چکی ہے. انکوائری آفیسر نے ریٹائر دونوں DEO سیکنڈری کو انڈر پینشن رولز ڈسپلنری پروسیڈنگز اور پینشن سے پیسوں کی کٹوتی کرنے والے محکمے کو لکھ دیا ہے. محکمہ تعلیم میں 4.5 ملین کی مبینہ کرپشن کا یہ معاملہ ہے. DEO سیکنڈری رائے ارشاد ڈاکٹر خادم نے سابقہ ادوار میں مبینہ خرد برد کی. آڈٹ رپورٹ کے بعد انکوائری میں بھی خرد برد ثابت ہو چکی ہے. انکوائری آفیسر نے دونوں DEOs کی پینشن سے کٹوتی والے محکمے کو لکھ دیا. آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ چنیوٹ میں سابقہ اتوار کے دوران DEO سیکنڈری رائے ارشاد اور ڈاکٹر خادم حسین نے دفتری استعمال کی چیزوں میں لاکھوں کی مبینہ خرد برد کی ہے. بابر منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بابر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی معروف، محکمہ تعلیم میں 4.5 ملین کی مبینہ کرپشن کا یہ معاملہ ہے. سابقہ ادوار میں DEO سیکنڈری رائے ارشاد رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر خادم حسین یہاں پر DEO سیکنڈری رہے ہیں.
जिन्होंने दस्तूरी अशिया की खरीदारी जो है वो की थी, जिसमें 4.5 मिलियन की मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की है। उसकी आर्डर रिपोर्ट आई। आर्डर रिपोर्ट के बाद इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की जानिब से नामजद किया गया। उन्होंने भी इंक्वायरी की है और ये तमाम चीज़ें इंक्वायरी में भी साबित हुई हैं कि मुबैना तौर पर इस सारे मामले में 4.5 मिलियन की खुर्द-बुर्द जो है वो की गई है, जिस पर उनकी जानिब से लेटर लिखा गया है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। चूंकि ये दोनों अफराद जो डीओ सेकेंडरी साबका द्वार में रहे हैं वो अब रिटायर्ड हो गए हैं, तो अंडर पेंशन रूल्स जो है उसके तहत इनकी कटौती जो है वो वहाँ से पैसों की जाए। इसके साथ साथ मुबैना तौर पर मुख्तलिफ दफातर की अशिया थी, जिसमें अलमारी, कुर्सियाँ और टेबल और दीगर जो लैपटॉप और इसके साथ साथ दीगर जो अशिया थी उनकी खरीदारी की जानी थी, जिसमें मुबैना तौर पर 4.5 मिलियन की जो खरीद रकम थी उसकी जो है वो करप्शन की गई है, जिस पर अब सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को भी लिखा गया कि इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। जी, महकमाना कार्रवाई की जाए। बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बाबर आपका। खबर दें आपको, शहरियों के फोन और जाती कॉल्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। पुलिस की जानिब से हासिल करदा CDRs का ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया गया है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में तफ्तीशी अफसरान की जानिब से हासिल की गई CDRs का रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर की टीमें चेक करेंगी। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले कि शहरियों के फोन और जाती कॉल्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया गया। पुलिस की जानिब से हासिल करदा CDRs का ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया गया है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में तफ्तीशी अफसरान की जानिब से हासिल की गई CDRs का रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर की टीमें चेक करेंगी। मरासले के मुताबिक 5 रुकनी टीम रवा माह 22 अक्टूबर तक तमाम रीजन्स और यूनिट्स का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। रवा साल के पहले 6 माह का तमाम डेटा और स्टाफ रीजन्स में दस्तयाब रखा जाएगा। सूबे भर 2,73,000 केसेस में शहरियों की CDR हासिल की गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि CDRs की मद में 2.25 लाख केसेस को हल किया गया है। पुलिस ने CDRs की लोकेशन की मदद से 64,800 मुलजमान को ट्रेस किया। SOP से हटकर CDRs हासिल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑडिट मुकम्मल करके रिपोर्ट एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन को पेश की जाएगी। पीरा फोर्स बारे अवामी शिकायत और कारकर्दगी में शफाफियत के लिए बड़ा कदम। पीरा फोर्स के एहलकारों के लिए बॉडी कैम खरीदे जाएंगे। बॉडी कैमरा एहलकारों के वर्दी से मुंसलिक होंगे। पीरा एहलकार फील्ड में जाते वक्त कैमरा ऑन रखेंगे। कैमरे की फीड पर पीरा हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग होगी। कैमरे की फुटेज का रिकॉर्ड रखा जाएगा। मुकदमात के इंदराज के वक्त फुटेज को साथ नथी किया जाएगा। आपको बता रहे हैं, बॉडी कैम खरीदे जाएंगे। बॉडी कैमरा एहलकारों के वर्दी से मुंसलिक होंगे। पीरा एहलकार फील्ड में जाते वक्त कैमरा ऑन रखेंगे। कैमरे की फीड पीरा हेडक्वार्टर में मॉनिटर होगी और कैमरे के फुटेज का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। मुकदमात के इंदराज के वक्त फुटेज को साथ नथी किया जाएगा। पीरा फोर्स बारे अवामी शिकायत और कारकर्दगी में शफाफियत के लिए बड़ा इकदाम उठाया जा रहा है। पीरा फोर्स के एहलकारों के लिए बॉडी कैम खरीदे जाएंगे। बॉडी कैमरा एहलकारों के वर्दी से मुंसलिक होंगे। पीरा एहलकार फील्ड में जाते वक्त कैमरा ऑन रखेंगे। कैमरे की फीड पीरा हेडक्वार्टर में मॉनिटर होगी। कैमरे के फुटेज का रिकॉर्ड रखा जाएगा। मुकदमात के इंदराज के वक्त फुटेज को साथ नथी किया जाएगा। बॉडी कैमरा से शहरियों की शिकायत का अजाला करने में आसानी होगी। इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई में आसानी होगी। बॉडी कैम के फुटेज का रिकॉर्ड महफूज किया जाएगा। बॉडी कैमरे से पीरा फोर्स के काम में मजीद शफाफियत मुतवक्की है। बॉडी कैमरों की खरीदारी के लिए टेंडर आखिरी मराहिल में रवा साल के आखिर तक बॉडी कैमरे खरीद कर एहलकारों को मुहैया कर दिए जाएंगे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।